बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आयतुल्लाह ख़ामनई का नमाज जनाजा अभी तक अदा नहीं किया गया, उनकी तदफीन का अमल नहीं हुआ। और उसके पीछे वजह यह है कि ईरानी इंटेलिजेंस के पास इस बात की इतला है कि उनके नमाज जनाजा को निशाना बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई उसूल तो रहे नहीं जंग के। फ्यूनरल को भी निशाना बनाया जा सकता है, किसी किस्म के कोई ज़ाब्ते, कोई कवानीन तो अब है नहीं। जिसके पास ताकत है वो ताकत से जवाब दे रहा है, और दुश्मन जहाँ नजर आए उसको वहीं पे मार दो। किसी किस्म का कोई उसूल नहीं है, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई एम्बुलेंस, कुछ भी महफूज नहीं है। इस वक्त खौफनाक बमबारी हो रही है ईरान में। तो ऐसे में उन्हें ये इंटेलिजेंस मिली कि अगर आयतुल्लाह खामनई का नमाज जनाजा पढ़ाया गया तो वहाँ पे फैमिली के लोग भी होंगे, वहाँ पे दूसरे अहम लोग भी आएंगे, तो इस मौका पर निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा ये तकरीबात मनसूख कर दी गई है। अब ये क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे ईरानियन, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन ईरान के लिए और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। नंबर एक तो ये है कि चेन ऑफ कमांड को ईरान को अब बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बड़े खौफनाक अटैक कर रहा है। इसकी एक गवाही जो है वो बीबीसी की एक रिपोर्ट भी है। अमेरिका ईरान में हर उस चीज़ को निशाना बना रहा है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका की हालिया कार्रवाई के इब्तदाई 24 घंटों में, ये पहले 24 घंटों में ईरान के ऊपर जितने अमेरिका ने बम मारे हैं ना, या जितने हमले किए हैं, इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया था 2004 में, जब सद्दाम वाला एपिसोड हुआ था, तो उस वक्त भी इतने हमले नहीं किए गए थे। ये उससे दुगने हैं। ये नंबर्स के मुताबिक बीबीसी बता रहा है कि जितना अटैक अब किया अमेरिका ने और इसराइल ने, तब अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर इराक के ऊपर भी इतने हमले नहीं किए। ईरान जो है वो इराक से काफी बड़ा मुल्क है। तो पहला जो बड़ा चैलेंज ईरान के लिए है वो ये है कि चेन ऑफ कमांड को किसी तरह बरकरार रखना, कि मुल्क जो है वो एक कंट्रोल में लाए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जो पूरे मुल्क को कंट्रोल करे। अभी तक उन्होंने हैरत अंगेज तौर पे ये काम करके दिखाया। मिसाल के तौर पे खामनई ने शहादत से पहले बहुत सारे लोगों को यह बता दिया था कि दो दो तीन तीन लोग, चार चार लोग अपने नीचे मुकर्रर करो कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो वो काम करेगा, वो मारा जाएगा तो वो काम करेगा, और वो मारा जाएगा तो वो काम करेगा। तो इस तरह से उन्होंने चेन ऑफ कमांड बनाई थी। वो सिस्टम अभी काम कर रहा है, लेकिन ये कब तक काम करेगा, ये ईरान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका सिस्टम कोलैप्स ना करे, उनकी फौज बिखर ना जाए, उनके लोग जो है वो एक कमांड के नीचे आए और कम से कम एक हिकमत अमली के साथ मिलकर, कोऑर्डिनेशन के साथ ये टाइम गुजारें। ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जो लोग समझते हैं इसको, उनको आइडिया है कि ये ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा, जो अंदरूनी गद्दार हैं उनसे उनको निपटना पड़ेगा फौरी तौर पे। बार बार इंफॉर्मेशन लीक होती है, बार बार इसराइल को पता चलता है। अब इसराइल जो है वो कुछ खबरें चला रही है, हमने कैमरे हैक कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिया। नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर मुमकिन नहीं होता। तो जो अंदर गद्दार हैं उनसे भी इनको निपटना पड़ेगा। फिर जो कुर्दों के इलाके हैं, ईरान का जो मगरबी एरिया है, वहां पे ईरान को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे सूरत को भांप लिया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें दावा किया गया है कि अमेरिका मगरबी साइड से ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है, और इसके लिए वो कुर्दों को सपोर्ट करेगा। वहां बड़ी खौफनाक बमबारी भी की है अमेरिका ने और इसराइल ने, और जो ईरानी फौज है उनकी पोस्टों को, उनके ठिकानों को वहां पे निशाना बनाया, और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया ईरान का इस जगह पे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां से कुर्द खड़े हो जाए, उनको हथियार दिए जाए, जदीद हथियार कुर्दों को फराम किए जाए, और उसके बाद यहां से एक शोरिश पैदा की जाए और इधर से घुसने की कोशिश करें। लेकिन ये तुर्की वाली साइड है, याद रखिएगा। यहां तुर्की अमेरिका के साथ अगर कोऑपरेट करेगा, यही तो ईरान के जर्नल ने ये कल खबरदार किया था तुर्की को कि आपने दुश्मन का साथ नहीं देना, वरना आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी आ जाएगी। तो ये बारी बारी सबको मारेंगे। अब ये वहां से, लेकिन दो ही एरियाज हैं जहां से दाखिल हुआ जा सकता है, एक पाकिस्तान साइड है और एक तुर्की साइड है। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये कुर्दों वाला जो एरिया है, यहां पे काफी एहतियात करनी पड़ेगी ईरान को। अरब ममालिक को किसी ना किसी तरह ईरान को अंगेज करके रखना पड़ेगा। देखिए, ईरान ने किसी एक भी अरब को अभी तक कत्ल नहीं किया, इतने मिसाइल मारे, इतने ड्रोन मारे, लेकिन उनकी कोशिश है सिर्फ अमेरिकन को नुकसान पहुंचे। वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर, और जो रशिया और चाइना उसकी सैटेलाइट में मदद करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर, ईरान जो अटैक करता है उसमें वो कोशिश करता है कि अरबों को नुकसान ना हो, अरब के जो शहरी हैं या उनका अपना कोई जाती नुकसान ना हो। वो सिर्फ अमेरिकन जो टारगेट्स हैं वहां पे उनके ऊपर हमले कर रहा है। अरबों को अंगेज करके रखना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया, वहां पे बुला के कोई, वो वार्निंग तो जारी कर रहे हैं बार बार अरब ममालिक, हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जवाबी हमला ईरान के ऊपर नहीं किया।
तो ईरान को ये किसी ना किसी तरह मैनेज करना होगा कि जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ ज़्यादा बिगाड़ पैदा ना हो। फिर जो मिसाइल और ड्रोन साइट्स हैं ईरान की, जो खुफिया हैं, जिनके बारे में अमेरिका को पता नहीं है, उन्हें चलाने का निज़ाम और अमरीकी और इसराइली हमलों से उनको मुकम्मल तौर पे महफूज रखना हो कि ये ड्रोन कहाँ पहुंचाने हैं, कहाँ से चलाने हैं, ये मिसाइल कहाँ पहुंचाने हैं, कहाँ से चलाने हैं, सबको खुफिया उन्हें रखना पड़ेगा लंबे अरसे जब तक ये लड़ाई चल रही है। और जो प्रोडक्शन है उनकी ड्रोन्स की और मिसाइलों की, वो ईरान को बरकरार रखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। फिर खुराक और हथियारों के जो ज़खायर हैं उनको भी मुस्तहकम रखना पड़ेगा। ये हैं वो बड़े चैलेंजेस जिनका ईरान को सामना है। लंबे अरसे तक ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसी चीज़ों में से है, लेकिन ईरान ने अभी तक करके दिखाया है। अमेरिका ने, मैंने आपको बताया कि बहुत बदतरीन बमबारी की है ईरान के ऊपर, और वो लगातार कर रहे हैं, जगह जगह अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा। ईरान के बहुत सारे शहरों में, लगभग ईरान के 24-25 सूबे हैं जो मुतासर हो चुके हैं, और बहुत दूर तक अमेरिकन जाके अटैक कर रहे हैं, इसराइली जाके अटैक कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो एयर डिफेंस है वो ईरान के पास नहीं है, और वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। वहां पे अमेरिकन और इसराइली तैयारे आते हैं और हमले करते हैं। लेकिन अभी कुछ इंसिडेंट हुए, मैं आपको बताता हूं ईरान ने क्या किया गुज़िश्ता 24-48 घंटों में। ईरानी दावा है कि उन्होंने 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों को इस्तेमाल किया और बहरीन में अमरीकी अड्डे की मरकजी कमांड की इमारत को और जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और उसे मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया। और इसके बाद जनाब वो बता रहे हैं कि 73 मिसाइलों की मदद से और 91 ड्रोन्स की मदद से बहरीन में लगे हुए अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया। अब ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं, ये अमेरिका के बहुत बड़े नुकसान हैं। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि यूएई में दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का लगा हुआ है, उसे भी हमला करने के बाद नकारा बनाया गया है। इसके हवाले से कुछ सैटेलाइट तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। फिर एक अमरीकी F-35 तैयारा गिरकर तबाह हुआ ईरान में। ये F-35 को दुनिया का जदीद तरीन तैयारा इस वक्त कहा जाता है। दुनिया में इसकी बड़ी डिमांड है, लेकिन ये बहुत महंगा तैयारा है। इसराइली फौज भी इसे इस्तेमाल करती है, अमेरिकन फौज भी इसे इस्तेमाल करती है। ये ईरान के शुमाल में लुआसान में ये गिराया गया है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उनके अंदर ये तैयारा गिरा है और इसको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया है मुबैना तौर पर। वो चाइना से इन्होंने HQ-9 लिया हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, तो दावा ये किया जा रहा है कि शायद उसके जरिए से गिराया गया है। और पायलट जो है उसको पहाड़ों में तलाश किया जा रहा है कि इसके जो पायलट है F-35 का वो किधर है जी, उसको ढूंढो। अब देखते हैं कि ये पायलट ईरान के हत्थे लगता है नहीं लगता, क्या होता है। अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं। इस हवाले से जो खबर है वो मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह कर दिए हैं। इसी अखबार के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीर से अमेरिकी तनसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई है। ईरान ने अमेरिकी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करने की कोशिश की है। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अखबार के मुताबिक सेंटकॉम के तर्जुमान ने इस हवाले से बात करने से इनकार किया है, गुरेज किया है। तहम बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम तबाह हो गया है, यहां पर भी तस्दीक हो रही है। बहरीन में अमेरिकी रेडार सिस्टम नेवल ऑपरेशन की निगरानी करता था। ये बहुत बड़ी तबाही है जो हो रही है अमेरिका की। इसमें ना CNN बहुत खौफनाक रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए, CNN वैसे भी ट्रंप के खिलाफ है, फॉक्स न्यूज़ ट्रंप के हक में है, तो ट्रंप आमतौर पे CNN को निशाना भी बनाते रहते हैं। तो CNN अब बदला ले रहा है, वो बता रहा है हर चीज़ खुल के। तो CNN ने जो रिपोर्टिंग की है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल पैदा कर रही है अमेरिका में। वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं, जनाब ये देखें जगह पहले ठीक होती थी, ये देखें अब तबाह हो गई है। तो CNN सबूतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मंजी अमेरिका में ठोक रहा है। अब 9 अड्डों पर हमले किए गए हैं CNN के मुताबिक और उन्हें तबाह किया गया है। ये अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में अड्डे हैं और इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है। फिर उन्होंने बताया कि बहरीन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल हिट हो गया है। इसकी उन्होंने वीडियोज भी दिखाई कि जनाब ये अमरीकी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए वहाँ पे एक जगह पे, इसी एक अड्डे के अंदर, और कम अज़ कम 5 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल अमेरिका के तबाह हो गए हैं। इसमें ना मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ CNN की, ये जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये सुनेंगे, ये चंद सेकंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। ये सुनिए नाज़रीन। At least 9 US military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. वो कह रहे हैं जी 9 साइट्स को निशाना बना दिया और 48 घंटों के अंदर ईरान ने, और इसराइल के ऊपर ईरान अलग से अटैक्स कर रहा है। अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर ब्रीफिंग दी गई है अमेरिका के कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को। वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ब्रीफिंग के अंदर उनको कुछ समझ ही नहीं आई। ब्रीफिंग से निकलने वाले लोगों ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। सबसे पहले ये वुमेन कांग्रेसमैन है मिलानी,
ये कहती हैं जी कि मैं अभी एक जंग से मुतालिक ब्रीफिंग से निकली हूं। ट्रंप इंतजामिया से मेरा सवाल था, क्या उन्होंने कभी अमरीकी आइन को पढ़ा है? ट्रंप हुकूमत ये तक वादे नहीं कर सकी कि वो ईरान के साथ जंग में क्यों है, जंग के बाद का मंसूबा क्या है, या इसकी कानूनी बुनियाद क्या है। उन्हें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। ये तो जनाब एक सेनेटर ने कहा। एक और खातून सेनेटर हैं एलिजाबेथ वारन। उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी ईरान के हवाले से एक अहम मीटिंग से आ रही हूं। अमरीकी बाशिंदे ठीक परेशान हो रहे हैं। ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने इस गैर कानूनी जंग में बिला वजह अमरीका को क्यों धकेल दिया है और अब इस अजाब को खत्म कैसे करेगा। ये जनाब एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। सेनेटर क्रिस मर्फी, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मुझे जो ब्रीफिंग दी गई है इसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन का हमारे पास कोई हल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस जंग में मजीद अमेरिकन अपनी जानें देंगे। हम इस गैर आईनी और गैर कानूनी जंग पर सेनेट में बहस करके हमें वोटिंग करवानी चाहिए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा अगर वहां पे वोटिंग हो जाती है तो। चक स्कमर, ये एक और जनाब अकलियती रहनुमा है सेनेट के अंदर, एक और सेनेटर हैं। अब ये कहते हैं मैं इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से पहले की निस्बत अब ज्यादा तशवीश के साथ बाहर निकला हूं। मैं मुतमईन नहीं हुआ। अगर जंग के हक में मुकदमा मजबूत होता तो इसकी वजह एक जैसी और वादे होती, लेकिन यहां तो हर घंटे जंग का जवाब ही बदल रहा है। कभी रजीम चेंज, कभी जौहरी हथियार, कभी मिसाइल, कभी दिफा, कभी पेशगी हमला। आखिर असल वजह क्या है? जब जवाब बार बार तब्दील हो तो इसका मतलब है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। यहां कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। जनाब ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर और लगातार तनकीद हो रही है। तो नाजरीन ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। अमेरिकन अपने सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को मुतमईन नहीं कर पा रहे। अमेरिकन हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? मादुरो को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि हम किसी मुल्क में जाएंगे वहां की क्यादत को भी उठा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद बढ़ता जा रहा था। शहबाज शरीफ जैसे लोग उनकी पॉलिश कर रहे थे और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता और वो बहुत ताकतवर हैं। इसके बाद जिस तरह उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया उससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो नेतन्याहू ने चढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से लड़वा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी लड़ाई में फंस गया जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन तमाम अड्डे मुतासिर हो गए और अमेरिकन का वहां रहना मुश्किल हो गया और पूरी की पूरी दुनिया स्टक हो गई। और इसका कोई जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त नहीं है। जहां ईरान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बुरी तरह फंस गया है और अब बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा या कामयाबी साबित करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। नादरीन आबनाए हरमज अभी तक बंद है। सिर्फ वहां से चीन का तेल जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। और चीन का तेल इसलिए जा रहा है कि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है ईरान के तेल का भी। ईरान अपना 90% तेल लगभग चाइना को बेचता है और चाइना 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर करने का इरादा भी रखता है। अमेरिका के अरबों डॉलर खरीज के अंदर डूब रहे हैं जबकि खलीजी ममालिक का भी बहुत पैसा जाया हो रहा है। इस वक्त तक की इतला के मुताबिक जो खलीजी ममालिक के इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और एक रिपोर्ट आई है द इकोनॉमिस्ट की। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि खलीजी ममालिक जिस तेजी से इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी तेजी से अमेरिका बना भी नहीं सकता। वो एक एक दिन में इतने मिसाइल दाग रहे हैं खलीजी ममालिक सिर्फ हमलों को रोकने के लिए जितने मिसाइल अमेरिका एक महीने में नहीं बना सकता। तो ये इस्तेमाल जो है ये किल्लत पैदा कर देगा इंटरसेप्टर्स की और उसके बाद ये मौजूद नहीं होंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर ईरान के पास ज्यादा फ्री हैंड होगा। और ईरान ये कह रहा है कि उसने अपने बेहतरीन हथियार को इसलिए बचा कर रखा है कि जब इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब नाजरीन थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप में ना कम से कम 3 मुल्क अभी तक खड़े हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। सबसे पहले स्पेन के वजीर आजम खड़े हुए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जंग ही गलत है, ये गैर कानूनी गैर आईनी जंग है। और नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा नेतन्याहू जो है ये कातिल है गजा के बच्चों का और ये जंगी मुजरिम है और हम ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकते। और उन्होंने अपने अड्डे देने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में धमकी दी जनाब हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और तजारती पाबंदियां भी लगा दी स्पेन के ऊपर। तो स्पेन के वजीर आजम ने दोबारा जवाब दिया। उन्होंने कहा हम अपना मामला देख लेंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका अपने मुआहदों की पासदारी करे। तो स्पेन तो डट के खड़ा हो गया मजबूती के साथ। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन है उन्होंने भी इस लड़ाई की मुखालफत कर दी है। वो भी सामने आकर खड़े हो गए हैं कि जनाब ये लड़ाई ठीक नहीं हो रही और इस लड़ाई को कोई जवाब फराम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सर्बिया के सदर ने भी कहा है कि ये जो इकदाम किए गए हैं इनसे दुनिया जहन्नुम बन जाएगी अगर होश के नाखून ना लिए गए तो ये कम से कम 3 लोग खड़े हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि यूरोप अमेरिका के इस एडवेंचर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और नेतन्याहू ने
अमेरिका को फंसा दिया एक दलदल के अंदर। अमेरिका में बेशुमार लोग अब ये बात कर रहे हैं, अवाम ये बात कर रही है, सियासतदान ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, उनके एक्टिविस्ट ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका को नेतन्याहू ने कंट्रोल किया और फंसा दिया और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां पे अब कोई जवाब नहीं है। नाज़रीन, जरा पाकिस्तान की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल के ज़खायर जो है वो बड़े महदूद होते हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्टोरेज का जरिया नहीं है, हमारे पास कोई इतने बड़े बड़े टैंकर्स नहीं है कि हम 2-2 महीने 4-4 महीने के अपने ज़खायर जमा कर लें। देखिए, चीन के पास ये कैपेसिटी है, वो 1 साल के भी ज़खायर पेट्रोलियम के जमा कर सकता है और पूरा मुल्क उसका चल सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी नहीं है। तो पाकिस्तान चंद दिन का ज़खीरा होता है पाकिस्तान के पास। तो अब ऑयल और गैस यानी तेल और गैस के मसाइल पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। हालांकि जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कोशिश की अवाम को यकीन दिलाने की कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तज़ब्ज़ुब पैदा हो गया, बेचैनी है लोगों में, क्योंकि आबनाए हरमत बंद है और पाकिस्तान का इन्हिसार खलीजी ममालिक के ऊपर होता है अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो इसकी वजह से अब इक़दामात लेने पड़ेंगे। और एक चीज़ और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर हुकूमत के साथ बैठने से इनकार कर दिया जो हुकूमत ने बुलाई थी। यानी उसके अंदर हुकूमत ने कहा जी हम कोशिशें कर रहे हैं, कुछ ईरान के बारे में बताया, कुछ अफगानिस्तान के बारे में बताया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें गई नहीं। तहरीक इंसाफ उसमें क्यों नहीं गई, उसका मौक़िफ़ आपको मैं बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, ब्रीफिंग पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, ये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बुला के आप सेलेक्टिव ब्रीफिंग ना करें। फजलुर रहमान जाके बैठ के देखें, फजलुर रहमान के बारे में मैंने आपको 1000 मरतबा कहा है कि फजलुर रहमान गवर्नमेंट है, अपोजिशन नहीं है। फजलुर रहमान गवर्नमेंट है, अपोजिशन नहीं है, हर चीज़ के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। उनको सिर्फ अपोजिशन में रखा गया है दिखावे के लिए। देखे ना, यही फजलुर रहमान साहब यहूदी एजेंट और ये और वो फलाने कार्ड लेके मैदान में हर वक्त मैदान अमल में निकलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब वो फजलुर रहमान आपको दिखता ही नहीं है कहीं। ये जाके बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए, ये वहां पे गजा में फौज भेजने की बातें कर रहे हैं, ट्रंप को नोबेल इनाम दे रहे हैं, बात ही नहीं करते। नाजरीन, अब वो पीटीआई ये कहती है कि ये पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी। अब पाक फौज हमारी भी है, मुल्क हमारा है, हर मामले पर हम रियासत के साथ खड़े हैं, मगर हमारे लीडर से मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही। ये तो उनका हक है। अगर आपने एक पॉलिसी के अंदर शामिल करना है एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो कम से कम आप इमरान खान साहब से मुलाकात करें ताकि उनका मौक़िफ़ बाहर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बता सकें और उनके मौक़िफ़ के मुताबिक आगे बढ़ें। लीडर जो है वो फिर उन्होंने कहा जी अब हमारी मुलाकात करवाई नहीं जा रही और आप फोटो सेशन की तवक्को करते हैं हमसे। 3 करोड़ वोट देने वाली जमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं, मगर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए साथ नहीं बैठेंगे, ये जनाब स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने।